चैनल पीवाईक्यू विद पंकज पे हम लोग अभी उच्च न्यायालय के क्वेश्चन तक आए थे। तो चलिए हम लोग हाई कोर्ट से अब सीरीज़ को शुरू करते हैं और पूरा अंतिम करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आयु के बारे में उत्पन्न कोई प्रश्न होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राष्ट्रपति उसका निश्चय करेगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन है? अन्ना चांडी। लीला सेठ जो थी, अन्ना चांडी, ये हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद पर हुई थी। और देख लीजिए, लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है। कहाँ की? तो हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की। आगे देख लीजिए, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावे कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में? तो संविधान में कोई सीमा नहीं है। संसद इसके जो न्यायाधीश हैं उसको बढ़ाता घटाता रहता है, बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो याचिका के अंतर्गत के अलावे निम्नलिखित में किस याचिका को उच्च न्यायालय भी जारी करता है? तो उच्च न्यायालय भी सभी जारी करता है, परमादेश भी, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, सभी। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी करता है जब निर्णय आदेश में या विधि संबंधी त्रुटि हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता या आधिक्य में कार्य किया गया हो। यानी तीनों सही है, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के परमादेश को जारी करने की शक्ति उसका संवैधानिक है भी और मौलिक भी है, संवैधानिक भी है, यानी उपयुक्त सभी अधिकार है परमादेश जो जारी करता है। उच्च न्यायालय को किसके अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय का, याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करता है। आगे देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में विचार कीजिए तो केवल 4 सही, यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो है 62 साल की उम्र तक मतलब कि पद धारित करते हैं। किस उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के बारे में सही है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। यानी हाई कोर्ट से अगर रिटायर्ड हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की घोषणा किया था बंद अवसाद असंवैधानिक है? तो ये केरल ने किया था कि बंद करना, कि मतलब बंद होता है ना कि भारत बंद या कुछ, तो ये असंवैधानिक है। फिर आगे देखिए, कौन गलत है? तो कर्नाटक का बेंगलुरु में सही है, राजस्थान का जोधपुर सही है, केरल का एर्नाकुलम सही है, मध्य प्रदेश का यहाँ क्या होता? जबलपुर होता, याद रखिए, जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के में कब कमी की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल में कमी की जा सकती है, याद रखिएगा, उसके वेतन में कमी हो सकता है। वित्तीय आपातकाल आएगा तब, ऐसे नहीं। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? तो बम्बई में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राज्य के राज्यपाल को देता है। भारत में चलित न्यायालय की शुरुआत? तो ये APJ अब्दुल कलाम ने किया था, ये गलत दे रहा है। भारत में एक मोबाइल कोर्ट की स्थापना APJ अब्दुल कलाम किया था। PN भगवती PIL का शुरुआत किया था। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? तो ये किया था HR खन्ना ने, याद रखिएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो अभी 4 ऐसे मतलब हाई कोर्ट हैं जो मतलब एक से ज़्यादा मतलब संभाले हुए। आगे देख लेते हैं, ये खन्ना ने मतलब ये रिपोर्ट किया था। आगे देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की रीति के समान है, ये बात सही है। दूसरा गलत है। अब देख लीजिए, इसमें कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें A गलत है, R सही है। यानी भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ये है, तो ये सही है। प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय, राज्य क्षेत्र में नहीं, ये बात गलत है, विद्यमान है, ये गलत है। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, तो दोनों में से कोई जो है सही नहीं है, तो इसको पढ़ना नहीं है। संविधान के 226 अनुच्छेद जो है वो उच्च न्यायालय को दिया गया निर्देश में परिवर्तित कर सकता है। तो राज्य के विधि मंत्री, राज्यपाल द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा
226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं किया सकता है। वही तो, कोई अब हाई कोर्ट कोई आदेश दे रहा है तो उसको आप परिवर्तित कैसे कर दीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट ही उसका अधिकार है कि थोड़ा बहुत उसमें सुधार करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने साल की आयु जो है हाई कोर्ट में, मतलब अधिवक्ता के रूप में, तो 10 साल। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन प्रथम महिला न्यायाधीश तो लीला सेठ। आगे देख लीजिए, नव सृजित उच्च न्यायालय का कहाँ है? तो ये तीनों नया बना है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। नव न्यायालय वही हुआ। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, तो मूल अधिकारों के संरक्षण। अब देखेंगे हम लोग राज्यपाल। तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है, तो किसी राज्य के राज्यपाल को कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति। महाभियोग के बिना भी हटा सकते हैं। संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यपाल किसी राज्य किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल ये राष्ट्रपति को मतलब नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उसको बनाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति तो ये भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। याद रखिएगा, 5 वर्ष नहीं, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो अब बढ़ा दिया गया है, अब इसका वेतन 3.5 लाख रुपया है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है और बाकी सब सही है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, 5 साल तक पद पर रहेगा, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि विधायिका उसे पद हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है, नहीं, ये तो राष्ट्रपति हटाता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां अस्तित्व है। राज्य की विधायिका में यही 3 लोग शामिल हैं। आगे देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बना सकता है, तो ये बना रह सकता है, तो ये राज्यपाल है। राज्यपाल पद की नियुक्ति न्यूनतम उम्र सीमा तो 35 साल है। राज्यपाल पद की गोपनीयता की शपथ तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा, शपथ दिलवाएगा मुख्य न्यायाधीश। शपथ और नियुक्ति दोनों में देख लीजिएगा अलग अलग है। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हता तो वह भारत का नागरिक 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य भी नहीं हो, कोई अन्य लाभ पद धारण नहीं किया, यानी उपायुक्त सभी। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा तो एक राज्य में किसी राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त। अब जैसे हम बिहार के निवासी हैं तो बिहार का राज्यपाल नहीं बनेंगे, किसी अन्य राज्य का मतलब बनेंगे, ये कह रहा है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति है? तो सैन्य एवं राजनयिक शक्ति है। याद रखिएगा, सैन्य और राजनयिक शक्ति नहीं है। बाकी बात विधायी शक्ति तो उसका है, ये है, कार्यपालिका और न्यायिक भी है, सैन्य राजनयिक नहीं। राज्यपाल किसी की नियुक्ति नहीं करता है तो हाई कोर्ट के सदस्य की नहीं करता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के भी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति करता है, लेकिन राज्य के हाई कोर्ट के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता है। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से परामर्श लेता है? हाँ, परामर्श लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य के जो कोर्ट में होते हैं न्यायाधीश, उसका। राज्यपाल विधानसभा में कितने? तो एगो को मतलब एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत कर सकता है।
राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यानी जो जहाँ विधानमंडल द्विसदनीय है उसमें किन क्षेत्रों से रिलेटेड व्यक्ति को मनोनीत करता है, तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारिता, इस सब से, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो फिक्स संख्या नहीं है। विधान परिषद में फिक्स नहीं है कि मतलब कैगो को मनोनीत करेगा। जैसे राज्यसभा में फिक्स था राष्ट्रपति के लिए कि 12 को, इसमें नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों को दिए जाने वाले खानों को लाइसेंस प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार ये असम राज्य के राज्यपाल को है, कि मतलब जिला परिषद को जो दिए जाने वाले खानों का लाइसेंस है उससे प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करेगा। 1970 में राष्ट्रपति की किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति गठन किया था, तो भगवान सहाय। 1970 में राष्ट्रपति ने भगवान सहाय की अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए वो बनाया था। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन है सरोजनी नायडू का, क्योंकि सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनी थी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की। किस राज्य में राज्यपाल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं होता है राज्यपाल शासन। संवैधानिक प्रावधान है वहाँ राज्यपाल शासन लागू करने का, तो ये मतलब ये तो अब खत्म हो गया ना, अब तो राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करता है, 1/6। राज्यपाल का अभिभाषण का मतलब क्या हो गया कि विधानमंडल के दोनों संयुक्त सदनों के संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, यानी विधानमंडल के जो दोनों सदन है उनका संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण है। आगे देख लीजिए, किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए प्रथम महिला, तो ये सरोजनी नायडू थी, यूपी की। राज्य की किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं कर सकता, तो राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राज्य स्तर पर कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। आगे देख लीजिए, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति ने किया था, तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था, याद रखिए। राज्यपाल मतलब राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी का है, दोनों के बीच की कड़ी की भूमिका है, निभाता है। राज्यपाल को कौन सा शक्ति प्राप्त नहीं है, तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति का प्राप्त नहीं, क्षमादान नहीं कर सकता है। राज्यपाल की पद अवधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये बात गलत है, राष्ट्रपति की इच्छा पर करेगा। बाकी ये तीनों सही है, याद रखिएगा। उपयुक्त सभी यानी स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। कोची के मामला में विधानमंडल जो पारित करेगा ना राज्यपाल, उस निर्णय को स्वीकार अस्वीकार भी पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित भी रह सकता है, तीनों उपयोग है। विधानमंडल यानी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल मंजूर करेगा। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदल करके कब राज्यपाल किया गया, सोचिए। पहले उसको सदर रियासत कहते थे पाकिस्तान नियन, लेकिन 1965 में फिर उसको कर दिए हम लोग राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है विधानसभा स्थगित करने के लिए। ये राज्य के राज्यपाल को शक्ति नहीं है कि विधानसभा स्थगित करेगा। स्थगित करता है कौन, स्थगित करता है विधानसभा के अध्यक्ष, ये तो 17 करेगा विघटन। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन कार्यवाही आवश्यक होती है, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्यपाल जो जारी करता है अध्यादेश उसमें विधानमंडल की स्वीकृति हो जाता है, तब समझिए। राज्य विधानमंडल का अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश 6 सप्ताह तक रहता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। राज्यपाल की पद पगड़ी के 5वें पहिए के समान बन के रह गया, यानी राज्यपाल का पद जो है गाड़ी का 5वां पहिया है, तो ये नेहरू युग में बन के रह गया था। ऐसा बात बोलल जाता है कि नेहरू का जब मतलब शासन था तब। आगे देखते हैं,
कौन जो है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल। इसमें देख लीजिए कौन कौन सा मतलब सही है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। अगर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी का बात हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन की बात हो, या राज्य विधानसभा में विघटन की बात हो, लेकिन राज्य में संवैधानिक मशीनरी भंग होने की घोषणा ये नहीं करेगा। राज्यपाल का मेन सलाहकार कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री, मुख्य सलाहकार। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। श्री सरोजनी नायडू, ये हो गया स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली राज्यपाल थी 155 के तहत। तो ये हो गया राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का जो है प्रावधान है। अब मुख्यमंत्री देखते हैं, तो मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद कै में है? तो 163 में है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ये सामान्यतः राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यानी केंद्र की तरह जैसे प्रधानमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य के वास्तविक मतलब शासन का वास्तविक अध्यक्ष। राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माता या संधारक या प्राणदाता, तो ये भी मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन का चालक, ये भी मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी, तो ये मुख्यमंत्री है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता तो मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता याद रखिएगा राज्य का, तो ये मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व तो ये मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होगा तो उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा ये मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। राज्य का मुख्यमंत्री जो है राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, बाकी सब गलत है। विधानसभा चुनता है उसको, मंत्रिपरिषद से कोई मतलब नहीं, मंत्रिपरिषद थोड़ी चुनेगा। राज्य के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो यूपी में सुचेता कृपलानी थी, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये देखिए सुचेता कृपलानी आ गया। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कृपलानी है, यूपी की थी। मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बस तो रविशंकर शुक्ल थे, याद रखिएगा। ऑप्शन में आओ देख लीजिए कौन कौन है। वाव शुक्ल है, लेकिन ये रविशंकर शुक्ल थे मध्य प्रदेश में। अब किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा दिनों तक आसान रहने वाली तो ज्योति बसु, ये दिल्ली के लगता है कि दिल्ली में रही थी ज्योति बसु। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे ये। अब आगे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश की पहला उमा भारती महिला है, महिला पूछेगा तो उमा भारती, नहीं तो प्रथम कहेगा तो रविशंकर शुक्ल। उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री तो नंदिनी सतपथी, याद रखिएगा। उड़ीसा की पहली नंदिनी सतपथी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला तो सुश्री मायावती, यूपी की। किसी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है कभी महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का, तो मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है 167 अनुच्छेद में। अब हम लोग देखेंगे विधान परिषद। राज्य विधानसभा का ऊपरी सदन तो विधान परिषद होता है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद ही है उच्च सदन। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है? तो 6 राज्य में अब मात्र है, जम्मू कश्मीर तो हट गया। अब देखिए, राज्य किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो उड़ीसा में नहीं है, बिहार में, कर्नाटक में, यूपी में है। बिहार कर्नाटक में 75 गो है, यूपी में भी सीट है 99 गो। विधान परिषद का गठन कर्नाटक में है, बाकी तीनों में नहीं है। आगे देख लीजिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन नहीं है? तो बंगाल में नहीं है। ये भी पेश किया है कि हमको भी चाहिए,
लेकिन अभी नहीं है, अभी फिलहाल यहाँ 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 है। फिर कह रहा है कि कहाँ विधान परिषद है, तो बिहार में है। ये तीनों में नहीं था। अब आगे देखते हैं। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। जैसे बिहार में 243 सीट है, तो लगभग कितना हो गया, 240 हो गया। तो 240 का 1/3 कितना होता है, 80 सीट। लगभग में 80 सीट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बिहार में 75 सीट है भी, यानी लगभग कितना होना चाहिए, 1/3। इसीलिए आंसर ये है। विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 40। विधान परिषद की सदस्य की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा है। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है, तो जम्मू कश्मीर में। ये तो अब खत्म हो गया अभी। जम्मू कश्मीर में 36 गो था, ये खत्म हो गया है विधान परिषद। बिहार में देखिए 75 गो है, बोलवे की अभी। जम्मू कश्मीर में 36 गो, बिहार में 75 गो, कर्नाटक में 75 गो, महाराष्ट्र में 78 गो, यूपी में 99 गो। 3 गो नवगठित राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। मतलब अभी इस सब में नवगठित राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है अभी। मतलब ये सब भेजा है, शायद पास होके चलावे। संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब विधान परिषद की स्थापना की या समाप्ति, विधान परिषद का सृजन करना है या उसको खत्म करना है विधान परिषद को, तो ये 169 के तहत हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वां संशोधन जो हुआ था उस अधिनियम के लिए उपबंध है, तो ये एमपी, यानी ऑप्शन नंबर। तो इसमें मतलब मध्य प्रदेश में ये अभी विधान परिषद नहीं है। बाकी बात इस सब में है तीनों में। किसको समाप्त किया जा सकता है, पर भंग नहीं। समाप्त कर सकते हैं विधान परिषद को, भंग थोड़ी करेंगे, खत्म कर देंगे। यानी 169 अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु खत्म कर दिया था। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उसका मतलब ख़त्म भी कर दिया। तो ये आंध्र प्रदेश ऐसा किया था। 57 में बनाया था, 85 में ख़त्म किया है। कौन राज्य, तो आंध्र प्रदेश। और सबसे लेटेस्ट राज्य सबसे विधान परिषद को ख़त्म कौन किया, तो वो किया था ये तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश 57 में बनाया और 85 में ख़त्म किया। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्साधन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है, नहीं। विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। आगे देखते हैं। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन है, नहीं। संवैधानिक संशोधन नहीं, राज्य पास करके देगा केंद्र को, केंद्र बना देगा। किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन हेतु तो राज्य की विधानसभा एगो संकल्प पारित करेगा, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाता है। तो ये कुल सदस्य के बहुमत का उपस्थित होने वाले यानी मतदान करने वाले जो सदस्य संख्या है उसका 2/3 से पास होना चाहिए, याद रखिएगा विधानसभा में। तब अब विधान परिषद के कितने सदस्य मतलब निर्वाचित होते हैं कितने वर्ष के लिए, तो 6 साल के लिए। जैसे राज्यसभा वहाँ है ना केंद्र में, वैसे यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम 30 साल होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य 1/3 सदस्य हमेशा हर दूसरा साल में अवकाश ग्रहण कर लेता है। विधान परिषद की गणपूर्ति के लिए तो इसमें भी 1/10। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि और प्रथम तिथि के बीच अंतर, तो ये भी 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विधान परिषद 1 साल में कम से कम कितनी बैठक, 2 गो। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन का, तो ये संसद की अनुशंसा पर, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर होता है। संसद बनाता है या खत्म करता है, राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन, विघटन कौन करेगा, संसद ने करेगा, इसीलिए संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति, तो ये विधानसभा में तत्संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा, संसदे करेगा। लेकिन हाँ, राज्य विधान परिषद जो है उसके निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन किसके द्वारा, तो परिसीमन आयोग द्वारा। राज्य के विधान परिषद कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुना जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों को चुना जाता है, 1/3 हिस्सा। यानी राज्य विधान परिषद के सदस्य का जो 1/3 हिस्सा स्थानीय निकाय से आएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा, तो 1/6। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में, तो कोई निश्चित संख्या नहीं है कि विधान परिषद में इतना आदमी को भेजना है।
ये बात तो ऊपर भी पढ़ा है कि राष्ट्रपति के फिक्स है कि राज्यसभा में 12 गो, लेकिन मुख्य राज्यपाल के फिक्स नहीं है कि विधान परिषद में कै गो। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के यूनिवर्सिटी से आएगा, तो 1/12 हिस्सा। और वैसा ही टीचर वाला भी होगा। देखिए, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, तो ये भी 1/12। यूपी विधानसभा परिषद में मतलब राज्यपाल के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 10 को। यूपी में याद रखिएगा, विधान परिषद में राज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यदि एक अनुमान से बताया गया है, जैसे सीट है वहाँ कितना, तो सीट है शायद 99 गो, यानी 100 गो रखे, तो 100 का मतलब 1/12 तो लगभग 10 गो इसीलिए दिया है। 100 का मतलब राज्यपाल जो मनोनीत कर सकता है वो 10 गो कर सकता है। याद रखिए, आपका नहीं पूछेगा इसे वाला। यदि किसी विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे, विधान परिषद के सभापति तो उपसभापति को देगा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीना तक रोक सकता है। याद रखिएगा, विधान परिषद विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीना, 3 महीना तो ऐसा ही है, 1 महीना आओ। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद विधेयक नहीं लौटाता है तो वह दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक 4 महीना तक रोक के रख सकता है। ऊपर भी देखें, मंत्री ई कौन सा कथन गलत है, तो ई खाली गलत है, बाकी कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेगा। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकेगा। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के पास अधिकार भी नहीं है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं। हाँ, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लागेगा। अब यहाँ देख लीजिए, बिहार विधानसभा किससे मिलकर बना है, तो विधानसभा, बिहार विधानमंडल, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों से। जिस तरह से पूछेगा कि संसद कैसे बना है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह से यहाँ भी है। बिहार विधानमंडल के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत भी होते हैं। आगे देखते हैं, विधान परिषद के कार्यों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो ये बात गलत है, बाकी ये तीनों सही है कि विधान परिषद के सदस्य जो है मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। विधान परिषद के किसी प्रस्ताव पर सरकार मतदान में हार सकती है तो उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा। विधान परिषद को ई खुद बनाया है, तो इससे मतलब अगर हार भी जाती है प्रश्न में विधान परिषद से विधानसभा, तो मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधान परिषद सदन में सरकार की आलोचना मात्र कर सकती है, सरकार की आलोचना केवल करती है, बस और कुछ नहीं। हाँ, प्रशासनिक विषयों पर परिषद की कुछ शक्तियाँ हैं, नहीं, ये बात गलत है। कोई शक्ति है ये नहीं है, ये अपन मर्जी से बनाता है, देखता है नहीं। विधानसभा मर्जी होगा तो बनाएगा, मर्जी होगा तो ख़त्म कर देगा। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो तमिलनाडु में नहीं है, बाकी ये तीनों जगह है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद को। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक नहीं है, बाकी ये तीनों में है। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो ये महाराष्ट्र में विधान परिषद नहीं। नई बात गलत दे रहा है, यहाँ आंसर ही होगा, ये तीनों में तो है, ये है ऑप्शन नंबर डी 53 का। आगे देख लीजिए, अब हम लोग देखेंगे विधानसभा, राज्य विधानसभा का गठन, तो ये अनुच्छेद 170 में है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान, ये भी 170 में है। राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य, 500 सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो 60 गो होना चाहिए। संविधान प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा में 60 सदस्य से कम नहीं हो सकते, तो ऐसा कौन एगो अपवाद में है, तो सिक्किम में है, मात्र 32 गो है ये। फिर कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, तो लक्षद्वीप में विधानसभा तो नहीं है, बाकी तीनों जगह है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहाँ मंत्रिपरिषद और विधानसभा है, तो ये पुदुचेरी में है। भारत के किन किन संशासित प्रदेश विधानसभा अस्तित्व है, दिल्ली और पुदुचेरी में है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है कि मतलब किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो यूपी में है। किन दो राज्यों में जोड़ों में विधानसभा की सीटों संख्या बराबर है, तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ में।
विधानसभा के सीट बराबर है। यूपी विधानसभा जो है उसमें कितना है, 403 गो है। असम के विधानसभा में 126 गो है। बिहार के विधानसभा में 243 गो है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 75,000। कम से कम मतलब विधानसभा का कोई सदस्य है तो समझिए वो 75,000 जनसंख्या पर एक गो है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल तो 5 साल। जम्मू कश्मीर वाला 6 साल, लेकिन ये अब ख़त्म हो गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा होगा तो विधानसभा की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले किस राज्य की विधानसभा का विघटन जो है उसके प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था, केरल में। केरल में ऐसा हुआ कि विधानसभा की पहला बैठक भी नहीं हुआ और उसका विघटन हो गया था। केरल राज्य में पहली बार ऐसे हुआ था। विधानसभा की सदस्यता के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 साल से। विधानसभा की गणपूर्ति के लिए 1/10। विधानसभा का सत्र कम से कम 2 बार साल में। आगे देखते हैं। विधानसभा की अंतिम बैठक दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच 6 महीना का अंतर। विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करता है। अस्थायी विधानसभा की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। विधानसभा के अध्यक्ष उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होता है, विधानसभा अध्यक्ष के भी नहीं या लोकसभा अध्यक्ष के भी नहीं। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधि के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, तो मतलब ऐसे निर्वाचन क्षेत्र कुल कितना है पूरा इंडिया में, तो 1142 सीट। बाप रे बाप, 1142 सीट ये विधानसभा में, पूरा ऑल इंडिया स्टेट में, राज्यों में स्टेट में है 1142 सीट है। आगे देख लीजिए। विधानसभा स्पीकर जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को। विधानसभा के सभाध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाएंगे, तो विधानसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले उसको सूचना दे देंगे, उसके बाद हटाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अगर 60 दिन तक बिना कहे अनुपस्थित रहता है तो उसको निष्कासित किया जाएगा। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां भाग जो भी अधिक हो, यानी 10 सदस्य होना चाहिए कम से कम। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश तो ये राज्यपाल देता है। विधानसभा के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो 6 महीना तक के। किसी को भी मंत्री बना देता है लेकिन फिर तो हटाना होगा 6 महीना तक के बाद। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, तो ये हो गया निर्वाचन आयोग। राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा, लेकिन अभी तो ख़त्म हो गया। उत्तराखंड विधानसभा में 1 सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन से, ये भी ख़त्म हो गया है। केंद्र वाला तो ख़त्म हो गया, एंग्लो इंडियन। आगे देख लीजिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 6 साल की अवधि होती है। ये बात अब था पहले लेकिन अब तो ख़त्म हो गया। आपातकाल की उद्घोषणा पर विधानसभा की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा देंगे, सब सही। विधानसभा का विघटन और गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो, याद रखिए। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन निर्णय करेगा, तो ये विधानसभा अध्यक्ष करेगा, निर्णय ही करेगा, लेकिन राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। राज्यों की विधानसभा को कितनी समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। राज्य का विधानसभा जो है वो अगर संवैधानिक संशोधन विधेयक आता है तो उसको कोई निश्चित सीमा नहीं है कि हाँ वो मतलब स्वीकारेगा या स्वीकारेगा, ऐसा कुछ। भारत के विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होता है, यानी हम लोग वोट देते हैं सब आदमी। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि यानी जमा राशि खो देता है, तो इसका मतलब है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक था। प्रत्याशी ज़्यादा होने का मतलब है तभी तो क्षिप्त राशि वो मतलब खो दिया, जमानत जब्त हो गया, ये बात है।
किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों की दल बदल पर मतलब देश संविधान का 52वां संशोधन है। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो है वो मतलब 333 अनुच्छेद के तहत बिना विधानसभा में निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक रह सकता है? 6 महीना तक के। विधानसभा में राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण तो 33%। अब हम लोग देखेंगे आयोग एवं परिषदें। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? गठन करेगा राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करेगा। 29 का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत लंबा है यार। एक का ये राष्ट्रपति दे ले। हाँ, क्षेत्रीय परिषद का गठन, यहाँ ये क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री यार, वही तो। हाँ, हमको गृह मंत्री लग रहा था। किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता तो ये गृह मंत्री करता है, गठन करता है वही राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का सृजन कैसे बनता है? तो संसद कानून बनाता है तब बनता है। क्षेत्रीय परिषद तो ये परामर्शदात्री इकाई है, केवल परामर्श देने वाला है। क्षेत्रीय परिषद का गठन से संबंधित प्रावधान 1956 में पहली बार आया था, मतलब प्रावधान किया गया था क्षेत्रीय परिषद बनाने के लिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाना था? तो 4 गो क्षेत्रीय परिषद बनाना था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन अभी 5 गो बन गया है। एगो उत्तर पूर्वी भी बना हुआ है, एगो मध्य भी बना हुआ है। 6 गो अब लगा हो गया। वर्तमान में देखिए 5 दे रहा है, लेकिन अब उत्तर पूर्वी का भी गठन किया जा चुका है। सुमेलित कीजिए। 5 गो तो यहीं पर दे ले। देखिए, उत्तर हो गया नई दिल्ली, मध्य का इलाहाबाद, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का मुंबई और दक्षिणी का चेन्नई। 5 गो यहीं दे ले। यही 5 अब उत्तर पूर्वी नहीं दिया हुआ, वो भी बन गया है अब धीरे धीरे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन तो ये अनुच्छेद 263 में होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक प्रावधान द्वारा हुआ है। ये 263 अनुच्छेद में है तो संविधान में है एक मतलब। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सिफारिश किया? तो सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने किया था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। सरकारिया कमीशन के द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के कौन धारा में है? अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन पहली बार कब किया गया है? तो 28 मई 1990 को। 1990 में किया गया है। डेट सहित पूछेगा तो देख लीजिए, 28 मई को है। वीपी सिंह जो है, इसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन किया गया था। यानी ये बना है ना 28 मई 1990 को। तो उस टाइम प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, यानी बीपी सिंह। इसका फुल फॉर्म कुछ ही तो है ये है यार, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे देख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया था? तो राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद का 7वीं बैठक हुआ था ना, तो उसमें कहा था कि राज्यपाल अगर कोई बन गया है तो वो फिर राजनीति में नहीं लौटे। ये बात। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो ये राष्ट्रपति करता है अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का मेन काम कोची है? तो देख लीजिए। राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को जांच करेगा, उन पर परामर्श करेगा। कुछ या सभी राज्य अथवा एक से अधिक राज्य के समान हित से संबंधित विषयों की जांच करके विचार विमर्श करेगा और उपयुक्त विषयों का विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करेगा। यानी 2 राज्यों के बीच में कुछ ऐसा होगा ना, तब उसके लिए बनाया गया। निम्नलिखित में किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया गया है? योजना आयोग को। योजना आयोग है तो ये परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री है। योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, संविधान में नहीं है। संविधानोत्तर संस्था तो ये योजना आयोग है। संविधान का अंग नहीं है तो योजना आयोग नहीं है। संविधान के बही रंग में उपस्थित एकात्मक तत्व तो ये योजना आयोग है। एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो योजना आयोग नहीं है।
संविधानेतर और विधिबाह्य निकाय है तो एकता परिषद भी, राष्ट्रीय विकास परिषद भी या योजना आयोग भी, तीनों याद रखिएगा। योजना आयोग के से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ वित्त आयोग प्रभावित हुआ था। और ये सब काहे लोग, वो सब यूपीएससी और ये निर्वाचन है, ये अल्पसंख्यक। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। यह किसका विचारधारा है? अशोक चंदा का। अशोक चंदा जी का मानना था कि योजना आयोग जो है वो संघवाद को निरस्त कर दिया है। आगे देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, योजना आयोग की जगह नीति आयोग 2015 में। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना किया गया था तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन इस संघीय मंत्रिमंडल किया था। किसके मतलब योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? संघीय मंत्रिमंडल के। योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में काम करेगा ये। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग को है। योजना आयोग का काम तो योजना की तैयारी करना। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री। वैसा ही अभी नीति आयोग के हो जाएगा। योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, फिर इसके सदस्यों की कोई निश्चित योग्यता नहीं है। ये भी तीनों सही है। कौन सा कथन गलत है? तो ई खाली गलत है कि नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था जो है योजना आयोग, नियोजन के लिए थोड़ी है। हाँ, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। योजना आयोग का सचिव जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होगा। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करेगा। योजना आयोग उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व में दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा है। नीति आयोग के बारे में बता दीजिए कौन गलत है? तो ई गलत है कि नीति आयोग एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। पूर्णकालिक कैसे होगा? जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो अध्यक्ष होता है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 में सहकारी संघवाद पर आधारित है। तीनों सही है, ई खाली गलत था। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समक्ष होगा। संविधानेतर संस्था कौन है? तो नीति आयोग है। सर्वोच्च मंत्री परिषद के किसको कहते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को कहते हैं। कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद है? मतलब यही तो स्वीकृति देता था ना योजना आयोग को, इसीलिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे, इसीलिए इसको सर्वोच्च मंत्री परिषद भी कहते हैं। मुख्यमंत्री भी होता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं? राष्ट्रपति नहीं होगा, ये तीनों तो होवे करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो ये भी होता है, ये भी मुख्यमंत्री भी, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी। पंचवर्षीय योजना कौन अंतिम अनुमोदन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदा के अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मेन संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से यही द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अब आगे देखिए, इसमें कौन सही है? दोनों सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए किया गया। योजना आयोग मूलतः विशेषज्ञ निकाय है जिसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं होते हैं, खाली मुख्यमंत्री होता है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि थोड़ी होगा कोई। भारत और राज्यों के बीच समन्वय मतलब स्थापित करने के लिए कौन सा मतलब संस्था संविधानोत्तर या विधिवत संस्था है? तो ये हो गया अंतर्राज्यीय परिषद है। दोनों के बीच मतलब समन्वय या सहयोग बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच में, इसीलिए। भारत में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी करता है। हाँ, दोनों सत्र में नहीं रहेगा तो जारी करेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होता है तो राज्यपाल थोड़ी होता है, ये तीनों होता है। राज्य विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना का निर्धारण उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में जो है गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक संस्था है? तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग का मेन काम कौन सी है? तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व को बांटना, केंद्र और बीच राजस्व का वितरण, ये वित्त आयोग का काम है। सहायता अनुदान राज्यों को देता है, तो ये राजस्व आवंटित होता है वित्त आयोग द्वारा। अब वित्त आयोग पढ़ रहे हैं ना, तो खाली वित्त आयोग के बारे में देखिए चर्चा होगा। जैसे 5 वर्ष कार्यकाल किसका होगा? तो वित्त आयोग का होगा। 5 वर्षों बाद वित्त आयोग की स्थापना किया जाता है, तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्य का अंश निर्धारित करने के लिए कि अगला 5 साल तक के कितना संघ और राज्यों में जो अंश रहेगा निर्धारित होगा। बांटा होता है ना कि राजस्व में इतना % आपका, इतना मेरा। राज्य के कर यानी टैक्स भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग को है। अभी वित्त आयोग पूरा पढ़ रहे हैं, इसलिए वित्त आयोग आंसर होगा, याद रखिएगा। केंद्र और राज्य मध्य वित्तीय विवादों का निपटारे की मेन एजेंसी कौन है? तो वित्तीय निपटारा विवाद होगा तो वित्त आयोग है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है केंद्र और राज्य के वित्त से। राष्ट्रपति विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। यानी ये वाला देख लीजिए कि राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा? तो वित्त आयोग के द्वारा। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन सा प्राधिकरण समिति निधि में राज्यों का राजस्व सहायता देने वाला? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा। ये बांटने के लिए ये किया है कि इतना % आपका पूंजी, इतना % आपका ये है, टैक्स है, ये है। वित्त आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये आयकर विभाजन करना काम है इसका, सहायतार्थ अनुदान भी देना, उत्पाद शुल्क भी, लेकिन व्यापार कर का विभाजन ये नहीं करता है, याद रखिएगा। वित्त आयोग व्यापार कर का विभाजन नहीं करेगा। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर? तो वित्त आयोग के संस्तुति पर। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावे 4 गो और सदस्य यानी टोटल 5 गो। किसमें किस सेवानिवृत्त से जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ए के चंदा, याद रखिएगा। ए.के. चंदा जो थे ये पहले कैग थे और इनको फिर वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है। ये बात संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई कैग पद से अगर रिटायर होता है यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक से अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसको फिर कोई भी पद पर नहीं जाने की अथी है, लेकिन इसको बनाया गया था। कौन था? ए.के. चंदा, याद रखिएगा। चंदा जी, चंदा एकदम उगाइए दिए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के.सी. नियोगी। 14वां वित्त आयोग के वाई.वी. रेड्डी। वर्तमान में एन.के. सिंह, याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों का राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा? तो ये भी वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्य का भाग और केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला वित्तीय सहायता का सिद्धांत बनाना, यही काम है। आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच धन बंटवारे के संबंध कौन सा राय देता है? तो वित्त आयोग देगा, केंद्र और राज्य के बीच में धन बंटवारा के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। अब हम लोग घुस रहे हैं अखिल भारतीय सेवा में, तब इसी की चर्चा होगा। समझ रहे हैं? टॉपिक जोन घुसेंगे उसी की फिर चर्चा होता है। जैसे 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा, अब फिर देखिए देगा कि मतलब लोक सेवा आयोग के संरक्षण, तो ये 311 में है। अब 12 में कुछ ही था अखिल भारतीय सेवा है, और 11 में लोक सेवाओं का को संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी लोक सेवा को संरक्षण कै में है? तो लोक सेवा को संरक्षण 11 में, और अखिल भारतीय सेवा 312 में है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन यूपीएससी करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा आयोग बनाता है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की रचना? 312 के तहत करता है। क्या भारत में अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? नहीं।
यहाँ लोक सेवा का विभाजन नहीं है। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवा है? तो प्रांतीय सेवा है यहाँ। मतलब हर देखते हैं डीएम होता है हर मतलब जिला का, प्रांतीय सेवा है प्रशासनिक सेवा, ये बोल रहा था। आगे चलते हैं। कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा, इसको आईएएस बोल रहा है, आईएएस। और फिर हो गया आईपीएस, ये नहीं आईपीएस। और ये हो जाएगा वन सेवा भी आईएफएस। लेकिन भारतीय ऑडिट और अकाउंट सेवा थोड़ी होता है। अब आगे देख लीजिए। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित कौन नहीं है? विदेश सेवा सम्मिलित नहीं है। बाकी प्रशासनिक, पुलिस और वन आता है। विदेश सेवा भी है, मतलब है, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है, भारतीय विदेश सेवा। आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवा कौन नहीं है? तो राजस्व सेवा भी नहीं है, विदेश सेवा भी नहीं है, यही 3 गो है, वन सेवा, पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा। अब देखते हैं कि 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं किया गया था। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवाएं कौन कौन सा है? मतलब 61 से 61 तक के किसी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं किया गया था, अब फिर उसमें शामिल किया गया। तो देखिए, अब भारतीय इंजीनियरिंग सेवा भी शामिल कर लिया गया है, वन सेवा भी हो गया है, आयुर्विज्ञान सेवा भी हो गया, आर्थिक सेवा भी, न्यायिक सेवा भी, और सांख्यिकी सेवा भी हो गया। याद रखिएगा, 6 हो गया, 6 गो और शामिल कर लिया गया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1954। तो इसमें देख लिए कि नया नया मतलब शामिल कौन कौन हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे इंजीनियर सेवा, वन सेवा, आर्थिक सेवा, आयुर्विज्ञान, आ दूगो आर्थिक सेवा से, सांख्यिकी और न्यायिक सेवा भी। यही तो 1954 में स्थापना हुआ है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का स्थापना। अब आते हैं भारतीय पुलिस सेवा का ट्रेनिंग कहाँ होता है? तो ये हैदराबाद में होता है। पुलिस सेवा का मतलब ट्रेनिंग हैदराबाद में होता है। अब मसूरी में भी होता है, तो ये आईएएस का होता है, आईपीएस का यहाँ है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सिविल सेवाओं की भारतीयकरण किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा, यानी सिविल सेवा का भारतीयकरण कोई किया था तो लॉर्ड लिटन किया था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करता है? तो गठन करता है ये संसद करता है, अखिल भारतीय सेवा का गठन। प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किया था। बताइए, राजमन्नार आयोग जो है आईएएस आईपीएस को ख़त्म करने के लिए कहा था। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद यूपी मतलब लोक सेवा आयोग का मतलब संबंधित है? तो ये 312 है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कह रहा था, यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, तो ये 315 में है। कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया है? तो अनुच्छेद 315। आगे चलते हैं। वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू किया था? तो चाइना। मतलब चाइना जो है सबसे पहले सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा शुरू किया है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख काम क्या है? तो ये भर्ती करना, भर्ती ये नहीं करता है ये। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावे कितना सदस्य? 9 गो, यानी टोटल कै गो? 10 गो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति नियुक्ति भी करता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है पद अवधि 6 साल और 65 वर्ष रहता है। अभी मनोज सोनी है, अभी मनोज सोनी जी हैं, कोची हैं, तो यूपीएससी के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये 6 साल के लिए पद पर आते हैं और 65 साल तक के। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कितना रुपया मिलता है? तो अब इस सब के 2.5 लाख रुपया मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निर्धारित करने का शक्ति किसको है? तो राष्ट्रपति को। जैसे कई गो सदस्य अभी 10 गो है टोटल, तो अभी मतलब यही डिसाइड करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा दे, गलत दे रहा है, यही करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देख लीजिए 112 का,
इसमें यहाँ पर दिया भी होगा 112 अनुच्छेद का बी बोले ना कि राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को ही देगा। संघ लोक सेवा आयोग के पद अवधि 65 साल। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है, यानी आर खाली सही था कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में भी चर्चा है, स्वतंत्र संगठन है, ये बात गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया? 1926 में। प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग करता है। प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्ति तो यही करता है। 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद अवधि तो 6 साल और 62 साल होता है। संयुक्त वाला के 62 साल है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र ये भी राष्ट्रपति को देगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाता है। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य के लिए कौन है? तो ये सलाहकारी है। लोक सेवा आयोग जो है वो सलाहकारी कृत्य है, जो सरकार के लिए, मतलब सरकार के लिए सलाहकारी है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राज्य वाला राज्यपाल को देगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति के बाद नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष, ये मतलब उसका नियोजन करता है, याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की आयु 60 से 62 किया गया? तो 41वां संविधान संशोधन। ये जो स्टेट में जैसे बीपीएससी हो गया, इसके मतलब 60 साल से 62 साल किया गया इसके अध्यक्ष या सदस्य का, तो ये 41वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की पद अवधि 662 है, और ऐसा ही था संयुक्त लोक सेवा आयोग के भी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को काबिज सदाचार अनुमस्था पर कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाता है, पदमुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसके पास में है? तो ये राज्यपाल के पास में है। आगे देखते हैं। निलंबित करने की शक्ति गलत दे रहा है, निलंबित नहीं कर सकता, ये राष्ट्रपति करता है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हाँ, इसकी नियुक्ति अगर कहता, यह नियुक्ति कहता, तब हो जाता राज्यपाल। 130 का आंसर देख लीजिए, ए होगा, नहीं तो गलती दे रहा है। 130 का बी दे रहा है जो गलत है। अब 31 देखते हैं। कौन सा संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में उसका चर्चा होना चाहिए? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का है, बाकी ये तीनों का नहीं। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे है? तो उत्तम शासन के लिए संवैधानिक सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार से। अब आगे देखते हैं। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर? तो संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। किस एक ने लोकपाल पद के लिए सृजन की संस्तुति किया है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकपाल पद अगर आया है तो वो प्रशासनिक सुधार आयोग के मतलब संस्तुति पर आया है। अच्छा, और राजमन्नार आयोग को किया था तो वो कह रहा था कि IAS IPS पद हटाने के लिए। ये प्रशासनिक सुधार आयोग लोकपाल लाया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन सा, मतलब निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति हो गया, तो वो थोड़ी सदस्य होगा। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष बन सकता है, मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। नियुक्त समिति में ये शामिल हो सकता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष भी, विपक्ष के नेता भी, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं होता है, यानी राज्यसभा का सभापति नहीं होगा मानवाधिकार वाला में। राज्य वित्त आयोग क्या है? तो ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका चर्चा है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रशासनिक आयोग जो आया था तो इसमें
शासन में आधार नीति देखा था भी, और स्थानीय शासन भी, और आतंकवाद का भी सामना भी। ये नहीं था भ्रष्टाचार वाला, ये तीनों था। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही कौन है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग का ये बात सही है कि राज्य वाला राज्य संभालेगा। भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है तो तटस्थता और निष्पक्षता, ये हो गया। ये मतलब अलग रहता है, इसका तटस्थ है और मतलब निष्पक्षता है, ये एक इसका विशेषता है, खास बात है। संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है। तो इस संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग नहीं चलता है। इस पे राष्ट्रपति पे चलेगा, ये सब पे चलेगा। आगे देखते हैं। यहाँ भारत में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां प्रावधान है? अखिल भारतीय और केंद्र राज्य सेवाएं, 3 श्रेणियों का प्रावधान है। सिविल सेवा की कौन सी 3 श्रेणी? तो अखिल भारतीय, एगो केंद्र वाला, एगो राज्य सेवाएं, यानी संघ वाला एगो, ये तीनों है। ये गलत तो नहीं दे रहा है यार। अखिल भारतीय सिविल सेवा के 3 श्रेणी है और हमें अखिल भारतीय, केंद्र और राज्य सेवाएं, सही है। 142 के डी सही है। अब हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग।